हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों हम निरंतर 2024 के लिए आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस लेक्चर में आप लोग देखने वाले हो सेलों का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको यहाँ पर टोटल धारा कितना होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये श्रेणी क्रम संयोजन कब किया जाता है? जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किसी परिपथ के बाह्य प्रतिरोध से कम होता है। श्रेणी क्रम संयोजन कब करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है। आपके यदि सिलेबस में बात करें बच्चों तो कितने प्रकार से कॉम्बिनेशन है? तो 3 प्रकार से कॉम्बिनेशन। एक आप श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ोगे आज, इसके बाद समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। हम आपको एक एक संयोजन एक लेक्चर में कराएंगे, ज्यादा लेंदी ना हो, आपके माइंड में प्रेशर ना हो। बस यही चाहता हूं कि भले ही छोटा वीडियो है लेकिन आप एक वीडियो को एक दिन में अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आपका बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फिलहाल सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे हम जोड़ते हैं यह चीज जानना जरूरी है ना। जैसे आप लोगों ने संधारित्र का संयोजन पढ़ा होगा, ठीक है, इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा, उसी प्रकार से सेम सेलों का भी कॉम्बिनेशन होता है। अब सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सिंपल है, एक धन और एक ऋण, ठीक है। तो अपन जैसे मान लीजिए 2 सेल लेकर चल रहे हैं, तो पहले सेल का धन अपना अलग रहेगा, ऋण वाला भाग जो है बच्चों दूसरे सेल के धन से जुड़ा रहेगा, और फिर दूसरे सेल का ऋण वाला तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा रहेगा, और ऐसे ही क्रम लगातार चलता रहता है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कई सारे सेल हैं। देखिए थोड़ा सा यहां पर मैं शॉर्टकट में बताता हूं। मेरे पास कई सारे सेल हैं, अभी मैं कॉम्बिनेशन का तरीका बताता हूं बच्चों। सब में 2-2 इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास 3 ही है और सब में भैया 2-2 इलेक्ट्रोड है। एक यहाँ पर पहला इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसमें भी पहला इलेक्ट्रोड, इसमें भी पहला इलेक्ट्रोड। क्रम में थोड़ा सा बताता हूं, बस केवल क्रम आप समझिएगा। ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। केवल मैं यहाँ पे समझा रहा हूं तरीका। अब ये परिपथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका धन है, ये आपका ऋण है, तो ऋण वाला अगले के धन से जुड़ा रहेगा। फिर ये आपका ऋण है बच्चों, ये ऋण अगले के धन से जुड़ा रहेगा, और ये फिर आगे परिपथ में। ऐसे कई सारे सेल हैं जिनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले सेल का जो ऋणात्मक ध्रुव है वो दूसरे सेल के धनात्मक ध्रुव से कॉम्बिनेशन बनाता है। फिर जो दूसरा सेल है इसका ऋणात्मक ध्रुव अगले सेल के धनात्मक ध्रुव से यहां पर कॉम्बिनेशन बनाता है, और यही क्रम आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन। इसका कुछ जैसे सेल के प्रतिरोध को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये परिपथ बाहर से यहां पर एक चालक तार से जुड़ा है, तो इसका भी प्रतिरोध जो कि कैपिटल आर से डिनोट होगा, लेकिन इनका प्रतिरोध स्मॉल आर से, मतलब इसका स्मॉल आर प्रतिरोध है, इसका भी प्रतिरोध होगा स्मॉल आर, इसका भी कुछ ना प्रतिरोध होगा स्मॉल आर, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसलिए क्रम से आपको लेक्चर कराया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका थ्योरम, इसका मान कितना होता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इस सब कुछ मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। तो प्लीज इसीलिए बच्चों हमेशा कहता हूं कि प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, प्लेलिस्ट जरूर देखें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सके और अच्छे से तैयारी कर सके। देखो सेलों के इस श्रेणी क्रम संयोजन में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी तरीके से अन्य सेलों को जोड़ा जाता है। सेल को दर्शाने के लिए हम परिपथ में कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं ताकि सेलों का संयोजन आप अच्छे तरीके से समझ सको। ये लो, ये संयोजन है बच्चों, देख सकते हो। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, ये आपका धनात्मक ध्रुव है, ये ऋणात्मक ध्रुव है, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। इसको दर्शाने का तरीका, ये सेल का चिन्ह है, ये सेल का चिन्ह है भैया, कि ये प्लस और माइनस ये सेल का चिन्ह है, ठीक है। इसका भी सभी का विद्युत वाहक बल समान है। विद्युत वाहक बल इसलिए समान है बच्चों क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे प्लस और माइनस है। इसको मानकर ही चलते हैं कि इसका अलग मैटर है, इसका अलग मैटर है, इसका अलग मैटर है, और सब समान विद्युत वाहक बल वाले हैं। सबका आंतरिक प्रतिरोध भी आर है, मतलब सब समान है, एक समान है। इसलिए हम मान के चलते हैं भाई साहब कि इसको किसी भी परिपथ में जोड़ेंगे इसका विद्युत वाहक बल E ही रहेगा। सब कुछ यदि हम
यदि बोलेंगे कि कुल कितना होगा तो आप कह दोगे कि 1 का ई और जितने सेल होंगे उतना हम गुणा कर देंगे तो कुल विद्युत वाहक बल भी निकल आ जाएगा। विद्युत वाहक जिस प्रकार से चालक तार का भैया विभवांतर होता है, इलेक्ट्रोडों के बीच जो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर, वैसे परिपथ में यदि हम आवेश को ले जा रहे हैं परिपथ में और सेल द्वारा कार्य किया जा रहा है तब वहां पर विद्युत वाहक बल होता है। सब कुछ इसीलिए मैं पढ़ाता हूं, विद्युत वाहक बल पर वीडियो ला दिया हूं। तो यहां पर कई सारे सेल हैं, सेलों की संख्या हमने मान लिया कि n सेल है। सेलों की संख्या बच्चों कितना है, n है, ठीक है। तो यहां पर पहले सेल के ऋणात्मक ध्रुव को दूसरे सेल के धनात्मक ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋणात्मक ध्रुव को तीसरे सेल के धनात्मक ध्रुव से, और ऐसे हम कई सारे सेलों को आपस में जोड़ देते हैं जिनका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। और इसको जिस बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है उस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है, जिसमें भैया आई धारा बह रही है भाई, ठीक है। क्योंकि भाई हम जानते हैं कि सेलों को जोड़ेंगे तो बैटरी का निर्माण होगा और उससे हम धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें टोटल धारा कैसे निकालते हैं, तो धारा के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों, थोड़ा बहुत लॉजिक है ना, 2 मिनट में अब आप सब समझ जाओगे। इतना समय दे दियो तो 2 मिनट में आप पूरा चीजें समझ जाओगे। कंडीशन क्या है वो मैं बताऊंगा कि भाई यदि मैं आपसे कह दूं कि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर, सही है। तो I बराबर होता है V बटा आर। अब सेल के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। सेल के लिए जो I है वो V के जगह E बटा आर है। E का मतलब होता है विद्युत वाहक बल और R का मतलब होता है कुल प्रतिरोध। क्या होता है बच्चों, कुल प्रतिरोध। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना, कुल प्रतिरोध। अब हमको क्या क्या चाहिए, यदि इस परिपथ में यदि धारा का मान निकालना है तो हमें कुल विद्युत वाहक बल चाहिए और कुल प्रतिरोध चाहिए। 2 चीज आप समझो, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन में हमें टोटल धारा निकालना है कि I का मान कितना है, तो टोटल का कुल प्रतिरोध कितना है और भैया टोटल कुल विद्युत वाहक बल कितना है। तो यदि मैं आपसे कह दूं बच्चों, थोड़ा समझिएगा कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो पूरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो आप कहोगे Ne, सही है कि नहीं, ठीक है। यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो कुल विद्युत वाहक बल मैं आपसे कह दूं तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो आप कहोगे आपका Ne, ठीक है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, Ne। नोट करते चलो आप लोग, तभी आपको क्लियर होगा बच्चों। तो पहला स्टेप आपको जो लिखना है बच्चों वो चीज तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे, यहां पर हम मान के चलते हैं कि माना n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जिनके प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तब कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, Ne। यहां तक क्लियर है कि कुल विद्युत वाहक बल Ne। भाई देखो यार, थ्योरम लगाना है तो ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा लिखते रहो, जो काम का चीज है ना एग्जाम में उतना ही लिखना जिससे काम चल जाए। अब देखो मैंने आपको समझाया कि मुझे 2 चीज चाहिए, कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध। अब सबसे पहली बात, इस सेल में भैया एक तो आंतरिक प्रतिरोध है ना, प्रत्येक सेल का, थोड़ा समझिएगा, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है, ठीक है। और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाना इसलिए जरूरी है, भले सिलेबस में ना हो। अब यहां पे आपको समझ में आएगा कि यदि हम कह दें भाई समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का क्या होता है, यदि श्रेणी क्रम संयोजन है तो टोटल जो प्रतिरोध होता है इनके प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो आप कहोगे कि सर जितने भी हैं R धन कहां तक, N तक, ठीक है। मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध NR हो जाएगा। ऐसा क्यों, जब भी श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोध का तो तुल्य प्रतिरोध, भाई थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, समझ में नहीं आएगा, इन सब का अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध है, और लेकिन ये श्रेणी क्रम संयोजन में है तो इनका कुल प्रतिरोध निकालेंगे यदि,
तो बच्चों हम इसको r प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितने करेंगे, n बार जोड़ेंगे तो सीधे n का गुणा कर दो, वही चीज तो है। ठीक है बच्चों, एन आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एन आर, मतलब आर धन आर धन आर धन आर जब करेंगे तो उसका मान आ जाएगा एन आर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध तो स्मॉल एन आर कह सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इसका टोटल, सेलों का टोटल आंतरिक प्रतिरोध एन आर है, लेकिन बाह्य परिपथ का भी तो कुछ प्रतिरोध है, कैपिटल आर। भाई देखो, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध आर था, तो टोटल निकालना चाहे तो आर धन आर, क्योंकि श्रेणी क्रम में ऐसे ही होता है, मतलब 3 यदि प्रतिरोध जुड़े हैं श्रेणी क्रम में तो कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, और एन आर है तो एन आर ही हो जाएगा। आर प्लस आर, कितने आर जोड़ोगे, जितने होंगे उसका गुणा कर दो। भाई यदि आप 10 धन 10 बार जोड़ोगे तो 10 दाएं 100 होगा, ऐसे ही आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कि आर जो है एन बार जुड़े हैं तो एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन आर तो केवल सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, और बाहर का प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो टोटल प्रतिरोध यदि हम आपसे कह दें तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और बाहर वाले प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे तो कुल आंतरिक प्रतिरोध निकल कर कुल प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो ये आपके सेल का आंतरिक प्रतिरोध था और ये कैपिटल आर बाहर का प्रतिरोध है, इसलिए टोटल जो हो जाएगा दोनों का योग हो जाएगा। अब आपको पता ही है ओम के नियम से, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास कितना है बच्चों, Ne, तो हमने कहा Ne रख दो और कुल प्रतिरोध हमारा R प्लस NR हो गया। ये दो कंडीशन है, ठीक है, ये चीज है। अब आपका यही श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों में बहने वाले धारा के लिए व्यंजक है। क्वेश्चन यदि बन जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाले धारा के लिए या तुल्य धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो इतना आप कर देंगे, बात बराबर हो गया। लेकिन इतने में हमारी कहानी समाप्त नहीं होती है, तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, इसके आगे भी अभी पॉइंट है हमारा। वो पॉइंट क्या है कि भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए, या कि मान लीजिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाए। भाई दो प्रकार से प्रतिरोध है, ये तो आप क्लियर समझो। एक तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है और एक चालक तार यानी बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है। भाई बाहर हमारे पास कोई चालक तार है और चालक तार के मार्ग में भी तो अवरोध उत्पन्न हो सकता है। भाई चालक तार में जब धारा बहती है तो इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं तो धनायन से टकराते हैं, और टकराते हैं तो उनकी गति में मंदी आ जाती है, और वही वो रुकावट है, वही अवरोध है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो बाहर का भी प्रतिरोध है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में दो कंडीशन यहां पर फॉलो हो सकते हैं। वो दो कंडीशन कौन कौन से, जैसा कि मैंने कहा, पहला कंडीशन है कि भाई साहब जब बाहर का प्रतिरोध कम हो जाए या बाहर का प्रतिरोध अधिक हो जाए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि बाहर का प्रतिरोध कम हो जाए या अधिक, तो पहला नंबर मैं कहता हूं कि बाहर का प्रतिरोध अधिक हो जाए, मतलब आंतरिक जो आपका प्रतिरोध है उसका मान कम हो बाहर से। सही है कि नहीं है? मतलब भाई जो हमारे पास सेल है, सेलों का कॉम्बिनेशन पहले आप देखो, ये आप लोग सेल देखो, भाई सेल हैं, कई सारे सेल हैं, इनका टोटल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल nr है। यदि आंतरिक प्रतिरोध कम हो और कैपिटल आर का मान अधिक हो तो जो कम होता है उसकी क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पहला कंडीशन बच्चों कि nr का मान सॉरी इसको आप काटो, पहला आपने कहा कि nr का मान बहुत कम हो कैपिटल आर से, तब nr की उपेक्षा कर दें तो I बराबर कितना हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल यानी Ne बटा nr को हटा दो, ये आ गया। ठीक है, मतलब कि बच्चों आप यदि I बराबर कहो तो एक प्रकार से यहां पर n गुणे में E बटा R है, और E बटा R क्या है, एक सेल के लिए है, एक सेल में बहने वाली धारा है बच्चों। ठीक है, मतलब I बराबर आपका आ जाएगा n गुणा एक सेल में बहने वाली धारा है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि nr का मान कम हो जाए। कंडीशन दो है, पहला स्थिति nr का मान कम हो जाए मतलब सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाए। तो यहां पर विशेष स्थिति हम पूरा सिस्टमेटिक लिख के लाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। nr का मान कम हो जाए, तो जब nr का मान कम होगा तो nr को उपेक्षा कर, जिसका मान कम होगा उसी की उपेक्षा करेंगे। भाई आपने पढ़ा समीकरण, आपने देखा समीकरण 1 की बात की जा रही है कि I बराबर कुल विद्युत वाहक बल आपका Ne
बटा कुल आंतरिक प्रतिरोध और प्रतिरोध मिलाकर के NR प्लस कैपिटल R। जब ये कम है तो इसकी उपेक्षा कर दिए, तो आपका मान आ गया Ne बटा R। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। तो आपका N बाहर हो गया, E बटा R। ये एक सेल के लिए है, अर्थात यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, कम हो, NR का मान कम हो, तो संयोजन में बहने वाली जो धारा है वो एक सेल में बहने वाली धारा के N गुनी होती है, N गुनी होती है बच्चों, ठीक। ये चीज हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि बाहर का प्रतिरोध कम हो जाए, तो इस बार बाहर वाले को हम हटाएंगे, बाहर का प्रतिरोध कम हो जाए और अंदर का प्रतिरोध ज्यादा हो जाए। ये आपका स्मॉल r है, ठीक है, NR। मतलब बाहर का प्रतिरोध क्या हो जाए, आपका कम हो जाए और अंदर का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए। तो इस स्थिति में क्या होगा कि भाई बाहर का प्रतिरोध कम हो जाए तो उसको हम हटा देंगे, तो Ne बेटा NR हो जाएगा। थोड़ा यहां पर देखिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मेरा समीकरण 1 कहता क्या है। समीकरण 1 कहता है कि कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। अब जब R का मान कम हो जाए तो इसको उपेक्षा कर देंगे, तो I बराबर कितना हो जाएगा, Ne बटा NR। तो N से N आपका क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो आपका निकल कर मान आ गया E बटा R हो गया। चाहे कैपिटल R लेकर चलो, चाहे स्मॉल r लेकर चलो, स्मॉल r भी ले सकते हो। तो ये भी आपके एक सेल में बहने वाली धारा का मान है। सिंपल है बच्चों, एक सेल में बहने वाली धारा का मान, ठीक है। तो यहां पर तो एक सेल में बहने वाली धारा की N गुनी थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, एक सेल में बहने वाली धारा के मान के बराबर आता है। अर्थात यदि बाह्य प्रतिरोध का मान, बाह्य प्रतिरोध का मान अंदर वाले आंतरिक प्रतिरोध से कम हो जाए तो संयोजन में बहने वाली जो धारा है वो एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर होगी। मतलब यहां पर समझ में आया नहीं होगा आप लोगों को। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि मान लीजिए अंदर का जो आंतरिक प्रतिरोध है ये कम हो, ठीक है, अंदर का आंतरिक प्रतिरोध कम हो तो जो धारा है ना इनके N गुनी है, मतलब ज्यादा मिलेगी, अधिकतम धारा मिलेगी। यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान कम है, कंडीशन देखो, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम है तो टोटल बहने वाली जो धारा है वो एक सेल में बहने वाली धारा के N गुनी है। मतलब यहां पर आंतरिक प्रतिरोध के मान में कमी होने से I का मान अधिकतम आएगा, क्योंकि एक सेल में जितना धारा बहेगी एक सेल से उसके N गुना हमें मान प्राप्त होगा। लेकिन वहीं पे यदि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, सेल के अंदर ही अवरोध ज्यादा हो रहा है, वही आवेश को नहीं बहने दे रहा है, वही धारा के मार्ग में अवरोध डाल रहा है, तो फिर धारा का मान चाहे आप कितना भी जोड़ दो वो एक सेल के ही मान के बराबर होगा। चाहे आप 50 सेल जोड़ दो ना, आंतरिक प्रतिरोध यदि ज्यादा है और बाहर का प्रतिरोध कम है, अंदर का आंतरिक प्रतिरोध यदि ज्यादा हो गया तो चाहे आप 50 सेल जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक सेल के ही मान के बराबर आएगा। यही चीज तो बोला गया है कि आपका NR ज्यादा है, मतलब अंदर का जो प्रतिरोध है यदि वो ज्यादा है बच्चों, तो फिर उस स्थिति में जो धारा है वो एक सेल के बहने वाली धारा के मान के बराबर होगा। अब तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से बाह्य प्रतिरोध का मान यदि आपका कम है और अंदर का मान ज्यादा है तो संयोजन में जो धारा बहेगी वो एक सेल में बहने वाली धारा के मान के बराबर होता है। इसलिए तो कहते हैं कि सेलों का श्रेणी क्रम में उस स्थिति में जोड़ना चाहिए जबकि उसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। मतलब अंदर का जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए। भाई हम इससे अधिक धारा लेना चाहते हैं तभी तो कई सेलों को जोड़ रहे हैं, इससे हम अधिक धारा लेना चाहते हैं तभी तो सेलों को जोड़ रहे हैं। और जब हमारे पास अंदर का ही प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कहां से बहेगी बच्चों। तो कंडीशन है कि हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाहर वाले चालक तार से परिपथ से कम होना चाहिए। ओके, फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। यदि इसका PDF नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूं 9685 29 91 49। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और नोट्स ले लें। जय हिंद, वंदे मातरम।